हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 से 3 वीडियोस के बाद आपसे कोई अमाउंट चार्ज करे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी एकदम फ्री। एंड अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स लाए हैं हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स। अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 यूनिट 5 दैट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो इसको थ्योरेटिकली याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको बस एग्जांपल्स याद रखने हैं। एंड प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं क्या क्या, इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो, कोई भी डाउट हो सो डू लेट मी नो। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स का। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन्स। प्रोटीन इंजीनियरिंग की मदद से हम वैक्सीन्स बनाकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबॉडीज में, थेरेप्यूटिक एंटीबॉडीज एंड एंजाइम्स बनाने में। एंड देन हम इस्तेमाल कर सकते हैं हार्मोन्स बनाने में और ग्रोथ फैक्टर्स के लिए। उसके बाद रेगुलेटरी फैक्टर्स के लिए उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। एनालिटिकल प्रिपरेशंस के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंटली इंडस्ट्रियल पर्पस में भी हम प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स बनाने में भी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल है। एंड देन आते हैं हमारे कह सकते हो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक एक करके हर टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड वैक्सीन्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स क्या होंगे? सो ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक सेवरल प्रोटीन्स फ्रॉम ब्लड एंड प्लाज्मा। बहुत सारे प्रोटीन्स हमने लिए कहाँ से? फ्रॉम ब्लड एंड प्लाज्मा, जो हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं, जिनको हम और ज़्यादा उसकी इंजीनियरिंग करके उसमें चेंजेस करके लोगों की डिजीजेस क्योर कर सकते हैं। चलिए, while these products have traditionally been obtained from blood, तो बेसिकली नाम ही उसका ब्लड प्रोडक्ट्स है, तो उसको ऑब्टेन कहाँ से कर रहे हैं? हम ब्लड से। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रोडक्ट्स हम ला कहाँ से रहे हैं? ब्लड से। एंड दे आर डोनेटेड बाय ह्यूमन वॉलंटियर्स। सो या तो आप ब्लड को किसी ह्यूमन से ले सकते हो या किसी एनिमल से ले सकते हो। तो बेसिकली ये जो ब्लड है ये आप किसी ह्यूमन वॉलंटियर से ले रहे हो, या तो आपके फादर, मदर, पेरेंट या कोई एक रैंडम अननोन पर्सन ब्लड बैंक से। सो कहीं से भी आपने ये ब्लड किसी ह्यूमन वॉलंटियर से लिया है। उसके बाद सम आर नाउ प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप इसे प्रोड्यूस भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी फॉर सम फैक्टर्स लाइक फैक्टर 8। एंड देन हमारे फैक्टर 8 को हम हीमोफीलिया ए में यूज करते हैं। फैक्टर 9 ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को हम यूज करते हैं हीमोफीलिया बी में। नाउ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स आप बना सकते हो विद प्रोटीन इंजीनियरिंग। सो हमने देखा कि हमने हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स बनाई, हमने फैक्टर 8 का इस्तेमाल करा हीमोफीलिया ए को क्योर करने में, फैक्टर 9 का इस्तेमाल करा हीमोफीलिया बी को क्योर करने में। एंड ये सब कुछ हमने कहाँ से ऑब्टेन करा? ब्लड से ऑब्टेन करा। इज दैट क्लियर? अब ब्लड या तो आप ह्यूमन का ब्लड ले सकते हो या तो आप लैब में डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हो। Now students, therapeutic antibodies and enzymes. सो रिसेंटली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का बहुत ही एडवांसमेंट आ चुका है। जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की मदद से हर बड़ी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। सो प्रोटीन इंजीनियरिंग से आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर सकते हो, जिससे आप बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ट्रीट कर सकते हो। So recently monoclonal antibody preparation as well as the antibody fragments produced by recombinant DNA technology have found therapeutic use. जैसा मैंने आपको बताया कि therapeutic use हो गया है जब से हमने monoclonal antibodies को लैब में बनाने लगे हैं।
तो कौन सी है वो प्लास्मिनोजिन एक्टिवेटर, जिसको हम कहते हैं TPA, इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो यूज करते हैं हम डाइजेशन कराने में ब्लॉक्स का, जब भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज एन इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसमें हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो हमारी बॉडी में अटैक सॉर्ट ऑफ चीज आ जाती है। एंड जब हमारी बॉडी में अटैक आता है तो हम क्या करते हैं, इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को, जो हमारा TPA है, दैट इज हमारा टिश्यू प्लास्मिनोजिन फैक्टर, उसको देते हैं। वो क्या करता है, ये जो क्लॉट है इसको रिजॉल्व करता है। बेसिकली ये जो क्लॉट बनता है वो प्रोटीन से बनता है, तो ये प्रोटियोलाइटिक है, सो दैट विल गो एंड ब्रेक डाउन दी प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा एंड वो जो क्लॉट है वो रिजॉल्व हो जाएगा, जिसकी मदद से आपको वो क्लॉट जल्दी से हील हो जाएगा एंड देन आपका फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट इज OKT3, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, is used to prevent rejection following the kidney transplant। अब स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जब भी हम किसी भी इंसान में ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक होता है सेल्फ। अगर आपने सेल्फ ग्राफ्टिंग करी, खुद ही का ही कोई लाइक स्किन निकाल के आपने यहाँ ग्राफ्ट कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को आपके सेल्स के बारे में जानकारी है। लेकिन अगर आपने दूसरी जगह किसी और इंसान की कोई चीज डाल के अपनी बॉडी में लगे आई, तो आपकी बॉडी को यह पता चल जाएगा कि ये कोई और है, ये मेरा सेल नहीं है। सो वो क्या करता है, वो रिजेक्शन स्टार्ट कर देता है, हमारी इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी में कन्वर्ट होकर उसको रिजेक्ट कर देती है। सो हम OKT जो हमारा 3 है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसकी मदद से हम ये एंटीबॉडी को थोड़ा सा, हम अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल रहे और हमारी बॉडी साइड इफेक्ट ज्यादा ना शो करे। इज दैट क्लियर? चलो, सो हमने थेरेप्यूटिक एंटीबॉडीज भी देखे, TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन फैक्टर, जिसको हमने यूज करा था मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। देन हमने देखे OKT3, जिसको हमने यूज करा था ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेजर और सबसे पुराना जो है हमारा इंसुलिन, एंड इंसुलिन हमने बनाया था गट से। अब स्टूडेंट्स, गट से, वो भी पिग के गट से, जो ट्रेडिशनली सबसे पहले इंसुलिन बना था, बट लेटर ऑन हमने इंसुलिन को लैब में डेवलप करने लगे एंड अब इंसुलिन इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि यू कैन गेट इन जस्ट अ सिरिंज फॉर्म एंड आपको हर वेराइटी का इंसुलिन, हर लाइक डिपेंडिंग अपॉन लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, सारे वेराइटी के इंसुलिन अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल क्यों हो पाया? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। नाउ humulin acts as 15-minute unlike pig insulin which takes 3 hours। so humulin insulin जो है वो usually takes 3 hours। अब हमने क्या करा, इंसुलिन तो बना दिया, लेकिन हम ग्रोथ फैक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जिसको हम PDF कहते हैं। Now they have approved for diabetic who developed skin ulcers। so हमने इंसुलिन के साथ साथ उनमें ग्रोथ फैक्टर्स की इनोवेशन करी, जिसकी मदद से क्या हुआ, डायबिटीज वालों की हीलिंग डिले हो जाती है। so उनको अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ब्लड कम हो जाता है, उनको कह सकते हैं नेफ्रोपैथी हो जाती है, दैट मीन्स कि नर्व्स थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता प्रॉपरली, तो उनके यूजुअली अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन केसेस में हमने क्या करें, ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करें, जिसकी मदद से अल्सर्स हील हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ रेगुलेटरी फैक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम प्रोटीन्स बनाने में विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। Now, several regulatory factors were discovered that did not fit in classical definition of hormone. Initially, they were known as cytokines. So, सबसे पहले हमने जब initially researches start ही हुई थी, तब उनको लगा कि कुछ hormones regulatory नहीं है, तो उनका नाम हमने cytokines रख दिया। Later on, हमने interferons develop करा, interferon gamma, interferon alpha, then बीटा, एंड इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है हमारी
कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, हमारी इम्यूनिटी में। सो आप अपनी कोई भी इम्यूनो सप्रेस्ड इंसान को ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग आप रेगुलेटरी फैक्टर्स भी डेवलप कर सकते हो एंड दे सकते हो। इज दैट क्लियर? सो आपने हेपेटाइटिस सी में यूज कर सकते हो, आप इन्हें क्रॉनिक ग्रेनुलोमैटस डिजीजेस में यूज कर सकते हो। सो बेसिकली रेगुलेटरी फैक्टर्स इनिशियली सिर्फ साइटोकाइंस के नाम से जाने जाते थे, बट लेटर ऑन हमने इंटरफेरॉन्स गामा, इंटरफेरॉन्स अल्फा, बीटा एंड हमने इनके बारे में रिसर्चेस करी कि ये तो वाइड स्प्रेड यूज है इम्यूनिटी में। आप जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ग्रेनुलोमैटस डिजीजेस में, हेपेटाइटिस बी में, इन सब में इनका इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, एंड देन ये सारी बहुत मेजर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीजेस हैं जिनमें आप इनका यूज कर सकते हो। नाउ एनालिटिकल एप्लीकेशंस क्या होंगी? तो एनालिटिकल एप्लीकेशंस आर एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज दैट हैव फाउंड अ रेंज ऑफ एनालिटिकल एप्लीकेशंस। सो जो भी एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज हम एनालिटिकल यूज में ले रहे हैं उनको हम एनालिटिकल एप्लीकेशंस में डालेंगे। नाउ अब आपने क्या करा, हेक्सोकाइनेज जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसको आपने क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर दिया। जब आपने एस्टिमेशन करा तो आपको ये इनडायरेक्टली पता चल जाएगा कि सीरप में ग्लूकोज कितना है। यूरिकेस यूज करते हैं हम यूरिक एसिड के लिए, एंड देन आप हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज एलाइजा में यूज करते हो। सो बेसिकली आपने क्या करा कि एंजाइम्स को पता लगा लिया उसके टोटल रिजल्ट को फाइंड आउट करने में। फॉर एन एग्जाम्पल हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब हम ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, सो जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें जो मेजर एंजाइम का यूज होता है वो है हेक्सोकाइनेज। तो अगर आपने हेक्सोकाइनेज को पकड़ लिया तो आप फाइनली ग्लूकोज का पूरा अंदाजा लगा सकते हो। उसी तरीके से अगर आपने यूरिकेस को पता लगा लिया तो आपने यूरिक एसिड का एस्टिमेशन करा लिया। तो जब भी आपको एस्टिमेशन या क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल का यहाँ पे मतलब है क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो जब भी आपको कोई टेस्ट रिजल्ट्स करके क्वांटिटी का पता लगाना है तो आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो प्रोटीन का एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? नाउ उसको हम एलाइजा में यूज कर सकते हैं लाइक अल्कलाइन फॉस्फेटेज। नाउ स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कंस्टिट्यूट करते हैं 800 करोड़ एनुअल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल एंजाइम। सो टोटल एनुअल मार्केट जो पूरे साल में एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है दैट इज 8,000 करोड़। जस्ट इमेजिन 8,000 करोड़ पर एनम, मतलब पूरे साल में हमारे ये इंडस्ट्रियल एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। नाउ दे फाइंड एप्लीकेशन इन बेवरेज इंडस्ट्रीज। अब आपकी कोल्ड ड्रिंक इतना ज्यादा टाइम तक क्यों चल पाती है? क्योंकि हम उनमें एंजाइम्स ऐड करते हैं। आपके जो वेफर्स रहते हैं वो उसमें एंजाइम्स एडिशन रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो आप नॉर्मल होटल में जाते हो आपको एक मिल्क मेड का पैकेट मिलता है एंड कॉफी का सैशे मिलता है। आप जैसे ही वो कॉफी सैशे डिप करते हो वो सडनली टी में कन्वर्ट हो जाता है या कॉफी में कन्वर्ट हो जाता है। सो उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव्स क्या है? वो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स है। इज दैट क्लियर? सो चीज प्रोडक्शन में, मीट, पोल्ट्री फार्मिंग, इन सब चीजों में हम इंडस्ट्रियल एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम चीजों की शेल्फ लाइफ बढ़ा सके। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोल्ड ड्रिंक को नॉर्मली सप्लाई कर दो तो उसका जैसे आप ओपन अप करोगे उसका फिज गोज ऑफ, लेकिन जब तक आप ओपन करोगे वो मार्केट से घर तक आने में ही खराब हो जाएगी। आप कोल्ड ड्रिंक को महीनों महीनों स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें एंजाइम्स हैं जो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं। सो उसी तरीके से हम इंडस्ट्रियल यूजेस में इन एंजाइम्स का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि ये हमारी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा सके। इज दैट क्लियर? चलिए, अल्कलेज इज एन एंजाइम यूज्ड इन सोप इंडस्ट्रीज। अब स्टूडेंट्स, अल्कलेज एक एंजाइम है जो हम सोप इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। पैपेन हम यूज करते हैं बेवरेजेस इंडस्ट्री में। ग्लूकोज आइसोमराइज हम यूज करते हैं कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में, एंड काइमोसिन का यूज करते हैं हम चीज इंडस्ट्रीज में। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या हमने अल्कलेज का इस्तेमाल करा सोप इंडस्ट्रीज में,
पैपेन का यूज करा हमने बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में, नाउ हमने ग्लूकोज का इस्तेमाल करा कन्फेक्शनरीज में, एंड हमने काइमोसिन का यूज करा अपनी चीज इंडस्ट्रीज में। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स, इज दैट क्लियर? चलो, अभी फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स क्या है? तो फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स आर दोज विच हैव प्रॉपर्टीज such as emulsification, gelation, water binding, wiping and foaming. So basically ऐसे प्रोटीन्स जिसमें क्या प्रॉपर्टीज है? इमल्सिफाई होने में, फोम बनाने में, बाइंडिंग में एंड जेलेशन में, वाटर बाइंडिंग में, इन सारी प्रॉपर्टीज अगर किसी प्रोटीन में रहती हैं तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन। मतलब ये कैटलिस्ट नहीं है, ये नॉन कैटालिटिक रिएक्शंस करता है, लाइक इमल्सिफिकेशन, जिलेशन, वाटर बाइंडिंग, वाइपिंग एंड फोमिंग। नाउ स्टूडेंट्स, ये कौन से होते हैं? कैपा कैसीन होते हैं। कैपा कैसीन क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ कैसीन इज इन्वॉल्व्ड इन मसल स्टेबलाइजेशन। नाउ मसल स्टेबलाइजेशन हम यूज करते हैं मिल्क प्रोटीन्स बनाने में, एंड कीप द प्रोटीन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द मिल्क। अब स्टूडेंट्स, हम जो यूज करते हैं इस कपा कैसीन का, सो बेसिकली इस कपा कैसीन का मेन मोटिव क्या रहता है? आपकी मिल्क में प्रोटीन को यूनिफॉर्मली डिसॉल्व करने में। ऐसा नहीं कि प्रोटीन का एक पूरा मतलब गुच्छा या एक ब्लॉक सा बना हो तो आपका मिल्क खराब हो जाए, नहीं। आपके प्रोटीन में आपको पता भी नहीं चलता कि आपके मिल्क में प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद द हेल्प ऑफ कपा कैसीन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यही है इसमें कि बिकॉज द लिपिड 2/3 ऑफ द प्रोटीन इज हाइड्रोफोबिक, द फूड इंडस्ट्री हैज एक्सप्लॉइटेड दिस नॉन कैटालिटिक प्रोटीन एज इलस्ट्रेटेड इन द, मतलब आपकी बुक में एक टेबल दिया था जिसमें ये बताया गया है कि मिल्क इंडस्ट्रीज ने कितना ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करा है। मतलब बेसिकली ये यूज तो एक बहुत अच्छे पर्पस से गया था ताकि आपके मिल्क में प्रोटीन डिसॉल्व हो जाए, बट इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा क्वालिटी डिट्यूरिएट हो गई है कि ये सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट होने गई हैं। इंस्टेड ये सब चीज़ें ह्यूमन वेलफेयर में काम करें, ये ह्यूमन के एडवर्स इफेक्ट्स में ज़्यादा काम कर रही हैं, लाइक विपिंग, फोमिंग। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या था? ये एक स्टेबल फिल्म बनाता है। लाइक हमने इसको यूज किस में करते हैं? हम इसे यूज करते हैं एगलेस केक्स में, डिजर्ट्स में, विप्ड टॉपिंग्स में जो विप्ड क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली ये जो विपिंग फोमिंग एक्शन है ये हेल्प करता है एक स्मूथ लेयर बनाने में। नाउ इमल्सिफिकेशन क्या है? ये एक स्टेबलाइजेशन का हेल्प करता है, एंड ये हम यूज करते हैं वेजिटेरियन सॉसेजेस में, कॉफी वाइटनर्स में, सूप्स में, शेक्स में, केक्स में, इन्फेंट फॉर्मूलाज एंड बिस्किट्स में। नाउ स्टूडेंट्स, आते हैं हमारे जिलेशन। नाउ प्रोटीन मैट्रिक्स एंड सेटिंग का ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इसको हम यूज करते हैं मीट, बेक्ड कुक गुड्स में एंड चीजेस में। नाउ द लास्टली विस्कोसिटी इज अ थिकनिंग, मतलब बेसिकली कितना विस्कस है, मतलब कितना थिक वो चीज है। जितनी ज्यादा थिक वो चीज है उतनी ज्यादा वो फ्लो नहीं कर पाएगी, जितनी ज्यादा थिन है वो फ्लो कर पाएगी। तो विस्कोसिटी इज उसकी कितनी मतलब कह सकते हो थिकनेस है, कितना ज्यादा थिक है, इसको विस्कोसिटी कम है मतलब थिन है। सो स्टूडेंट्स, ये सूप, ग्रेवी, सैलड ड्रेसिंग्स में हमें विस्कोसिटी मेंटेन करती है। क्यों? क्योंकि सॉस का अगर पैकेट अगर मैं एग्जांपल लूं तो उसकी विस्कोसिटी ऐसी होती है कि जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे वो फचक करके बाहर निकलता है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर उसको मैं थिक कर दूं और एकदम करके सॉस बाहर निकालना पड़े तो दैट इज पॉसिबल? नो। सो विस्कोसिटी आप इन सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बेवरेजेस में कि कौन सी चीज कितनी विस्कस होनी चाहिए। नाउ फॉर एन एग्जांपल, जब हम कोई ड्रेसिंग लेते हैं, सो ड्रेसिंग क्या होती है? वो सॉस की तरह विस्कस, इतनी ज्यादा लेस विस्कस नहीं होती, वो थोड़ी सी थिकनेस होती है, हैवी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ड्रेसिंग है, ठीक है, उसको हमें स्प्रेड नहीं करना या उसको हमें सॉस के फॉर्म में यूज नहीं करना, वो एक ड्रेसिंग है तो वो थोड़ी थिक होती है क्योंकि हम उसे एक साइडर का इस्तेमाल करते हैं एज अ साइडर। तो सिमिलरली हर फूड प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी होती है, जो विस्कोसिटी हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है।
नाउ स्टूडेंट्स, वाटर बाइंडिंग क्या काम करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द वाटर एंड एंट्रैपमेंट ऑफ द वाटर का, और इसको हम यूज करते हैं सॉसेजेस, केक्स एंड ब्रेड्स में। नाउ सॉल्युबिलिटी आपको पता ही है प्रोटीन सॉल्वेशन का, कि कितना ज्यादा वो सॉल्यूट मतलब वो सॉल्यूबल है दूसरी चीजों में। नाउ बेवरेजेस में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बेवरेजेस चाहिए तो आपको सॉल्युबिलिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नाउ ब्राउनिंग क्या होती है? अंडरगोज मेलार्ड रिएक्शन, जब हमने देखा था कि ऑन हीटिंग द अमाइनो ग्रुप विल ऑफ द प्रोटीन विल रिएक्ट विद द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ द शुगर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्रेड्स में, बिस्किट्स में, कन्फेक्शनरीज में। नाउ फ्लेवर एंड अरोमा तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जब तक कोई भी चीज एक अच्छी स्मेल नहीं देगी आपको उसको खाने का मन नहीं करेगा। तो फूड एंड बेवरेजेस में इसका इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर अरोमा मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेक्ड गुड्स जो रहते हैं, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरीज, सॉसेस, सूप्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ स्टूडेंट्स लास्टली जब हम आते हैं अब देखो नाम में ही लिखा है न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब आपने क्या करा? आपने कॉम्बिनेशन करा न्यूट्रिशन का एंड फार्मास्यूटिकल का। तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या हुए? न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन, एंड स्यूटिकल आपने लिया फार्मास्यूटिकल से, सूटिकल आपने लिया फार्मास्यूटिकल से। इज दैट क्लियर? सो न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड ही आया न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल। जब आपने न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करा, फार्मास्यूटिकल मतलब बेसिकली आपने ऐसी ड्रग्स का इन्वेंशन करा है जिसमें न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। सो अब आपको वाइटामिन्स भी मिल रहे हैं दवाई के साथ साथ, तो और क्या चाहिए? इज दैट क्लियर? सो आपने बेसिकली न्यूट्रिशन डाल दिया सूटिकल यानी आपकी ड्रग्स में। सो स्टूडेंट्स, जब हम पता करते हैं कि हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए क्यों रहते हैं, ये आपकी बुक में कह सकते हो एक्टिविटी है जो आप देख सकते हैं कि वेयर डज वन गेट द रॉ बिल्डिंग मटेरियल सच एज अमाइनो एसिड्स नीडेड टू मेक ऑल द प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में ही अमाइनो एसिड्स आते कहाँ से हैं? सो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में दो टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। नाउ असेंशियल अमाइनो एसिड्स नाम में ही लिखा है कि आपकी डाइटरी फूड में उनका होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी में नहीं बनते, तभी हम उन्हें कहते हैं असेंशियल। उनको आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। नाउ सिमिलरली आते हैं आपके नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, मतलब इनका बॉडी खुद ही प्रोडक्शन कर लेती है। सो आप डाइट में लो या ना लो, ये आपकी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेगी, तभी हम इन्हें कहते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। नाउ स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग इन्फेंसी वी डिपेंड ऑन मिल्क। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम पूरा डिपेंडेंट रहते हैं मिल्क पे, जो मदर्स मिल्क होता है। नाउ बेबी मिल्क फॉर्म्यूलेशन आर बेसिकली बेबी मिल्क का जो फॉर्म्यूलेशन है, जो सिमिलरली हमने उसको मिल्क से करा। सो हमने जो मिल्क का इन्वेंशन करा था वो मदर्स मिल्क से कंपेयर करके कि कौन सी क्राइटेरिया मिल्क में होने चाहिए, हमने उसको मिल्क में डालने की कोशिश करी। Now, all these food materials provide the essential components of the nutrition naturally for growth and development during the first few months of our existence. A typical composition of milk from the buffalo, human and cow sources is given. Basically आपको क्या है, आपकी बॉडी में सोर्स क्या है मिल्क का? काउ, बफेलो एंड बेसिकली शीप। आप इन सबसे मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन, काउ, बफेलो इज अ मेन सोर्स जिससे आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपने ये जो मिल्क है इसको कंपेयर करा, इनिशियली आपकी मदर्स मिल्क ही आपके काम आता है, बट लेटर ऑन स्टेजेस में हम काउ, बफेलो मिल्क का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस मिल्क को मदर्स मिल्क से कंपेयर करके ऑलमोस्ट इंजीनियर करके सिमिलर न्यूट्रिशनल वैल्यूज तक ले आए ताकि आपकी बॉडी को ग्रोथ मिलती रहे। ऑब्वियसली दैट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एग्जैक्टली सेम लाइक मदर्स मिल्क,
बट हमने उतने उसके न्यूट्रिशन ऐड ऑन करे, उसको और इंजीनियरिंग करके कह सकते हो रिफाइन करा है, जिससे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। बिकॉज इनिशियली तो हम डिपेंडेंट है मदर्स मिल्क के, बट लेटर स्टेजेस में हमें वो मिल्क उतने ही न्यूट्रिशन वैल्यूज को कह सकते हो प्रोवाइड कर पाए। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये तो था ऑल अबाउट आर प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स। एंड एक कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है बिटवीन बफेलो, ह्यूमन एंड काओ आपके एनसीईआरटी में, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज को कंपेयर करा है। सो देखा है प्रोटीन अगर बफेलो में 3.8 है तो ह्यूमन में 1.2 है एंड काओ में 3.3 है। सो बफेलो मिल्क हैज द हाईएस्ट प्रोटीन लेवल। नाउ कैसीन जो प्रोटीन को इक्वल सॉल्यूबल करने में मदद करता है, वो बफेलो में 3 है एंड ह्यूमन में 1.4 एंड 2.8। नाउ लैक्टो एल्बुमिन बफेलो में 0.4 है, ह्यूमन में 0.3 एंड काओ में सिमिलर टू बफेलो। नाउ लैक्टोग्लोब्यूलिन दैट इज अ प्रोटीन जो बफेलो में 0.2 है, ह्यूमन में 0.2 है एंड काओ में 0.2 है। Now fat, buffalo milk has the maximum amount of fat, that is 7.5, whereas human has 3.8 and cow has 3.7. Now lactose जो कंटेंट होता है वो buffalo milk का होता है 4.4, ह्यूमन का होता है 7.0 एंड काउ का रहता है 4.8। नाउ कैलोरिफिक वैल्यूज अगर आप देखो तो बफेलो का है 100, ह्यूमन का है 71 एंड काउ का है 69। सिमिलरली कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड क्लोराइड मैक्सिमम हमारे बफेलो मिल्क का सबसे ज्यादा रहता है व्हेन कंपेयर टू ह्यूमन एंड काउ। सो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो बफेलो मिल्क इज द बेस्ट, जो आपको सबसे ऑप्टिमम कह सकते हो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका फैट कंटेंट बस सबसे ज्यादा रहता है। फैट कंटेंट इसका सबसे ज्यादा रहता है, तो दैट इज द डिसएडवांटेज। अदरवाइज बफेलो मिल्क इज द बेस्ट फॉर योर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। इज दैट क्लियर? सो एक क्लियर आपकी एनसीईआरटी में गिवन एक चार्ट है जिससे आपको कंपैरिजन पता चल रहा है कि बफेलो, काउ एंड ह्यूमन मिल्क में मेन डिफरेंस क्या है। ये सारे डिफरेंशियल क्राइटेरियाज हैं जिनके वैल्यूज यहाँ गिवन है एंड आपको क्लियरली इस पिक्चर, इस टेबल से ये क्लियरली रिजल्ट एस्टिमेट हो जाएगा कि बफेलो मिल्क में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन रहते हैं, फिर काओ मिल्क में एंड देन सबसे कम ह्यूमन मिल्क में। लेकिन बफेलो मिल्क का एक डिसएडवांटेज है कि उसमें फैट वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है। इज दैट क्लियर? एंड सबसे कम हमारे फैट वैल्यू काओ मिल्क में रहती है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिए हैं प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड आप इस पूरे वीडियो पे आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको इसकी थ्योरी याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ये एक थ्योरेटिकल आंसर होगा, आपको बस इनके नाम याद रखना है एंड देन आप इजीली पूरा आंसर फॉर्म कर सकते हो। इफ़ एनी डाउट सो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।